हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिद्धांत होते क्या हैं। डेफिनेशन को समझना। सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सत्य है जो कारण एवं परिणाम में संबंध को स्पष्ट करता है। इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सत्य है, मतलब जो बोल दिया वो सत्य है जो कारण एवं परिणाम में, मान लीजिए आप किसी भी मॉल में जाते हो, मॉल में लिखा होता है, या मंदिर में जाते हो तो मंदिर में लिखा होता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल बाहर निकालें। तो वहाँ पे जो लिखा होता है कि जूते चप्पल बाहर निकालें, वो एक सिद्धांत है, अर्थात एक नियम है जो आपको बताता है कि आपको मंदिर से बाहर जूते चप्पल निकाल के जाना है अंदर। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सत्य है जो कारण एवं परिणाम में संबंध की व्याख्या करता है कि किसी कार्य को करने का कारण तो क्या है और उसका उस कार्य से क्या संबंध है। ये सारे प्रबंध के सिद्धांत हैं। टोटल 14 प्रबंध के सिद्धांत हैं, लेकिन आज हम केवल 7 सिद्धांतों के बारे में ही पढ़ेंगे। आप एक एक सिद्धांत को ध्यान से देखना। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य विभाजन। बच्चों, आप एक बात बताइए, कोई भी कंपनी होती है या संस्था होती है, उसमें संपूर्ण कार्य को एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि किसी भी कंपनी या संस्था में उस कार्य को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में अलग अलग विभाग बटे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर से कच्चा माल लाया जाता है, उसका एक अलग विभाग होता है। उसके बाद जो प्रोडक्शन किया जाता है, अर्थात कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, वो डिपार्टमेंट अलग होता है। उसके बाद माल की पैकिंग वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। उसके बाद माल को आगे भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्ट वगैरह में रखा जाता है, उसके लिए डिपार्टमेंट अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संस्था या कंपनी में संपूर्ण कार्य को एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए उस कार्य को छोटे छोटे विभागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात उस कार्य को प्रत्येक कर्मचारी में उसकी रुचि के आधार पर बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि समय की बचत भी होती है और कंपनी और संस्था का जो लक्ष्य होता है वो भी पूरा हो जाता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अब इसको ध्यान से समझना। हेनरी फेयोल कहता है कि किसी भी कंपनी या संस्था में किसी भी कर्मचारी को जब कोई कार्य सौंपा जाता है तो उसके साथ साथ उसे अधिकार भी सौंपना चाहिए। हेनरी फेयोल कहता है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी कर्मचारी को कोई कार्य सौंप रहे हैं तो उसके साथ साथ उसे अधिकार भी सौंपना चाहिए, क्योंकि अधिकार के अभाव में कर्मचारी को कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। क्यों? इसके लिए एग्जाम्पल देख के मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए किसी भी संस्था में, मान लीजिए कोई कर्मचारी है और उससे सीनियर मान लीजिए 2 कर्मचारी हैं। मैं स्कूल की बात करता हूँ, एक क्लास की बात करते हैं। मान लीजिए मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ और कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पे मॉनिटर भी है। मैं मॉनिटर को बोल के जाता हूँ कि बेटा जब तक मैं क्लास में नहीं आता हूँ तो क्लास में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने उसको अपनी पावर नहीं दी, मैंने उसको कोई अधिकार नहीं दिया है। जब मैं वापस क्लास में आता हूँ तो शोर हो रहा होता है, तो इसके लिए मैं उस बच्चे को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस बच्चे को कार्य के साथ साथ अधिकार नहीं दिया था।
तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी या संस्था में जब भी किसी कर्मचारी को कोई उत्तरदायित्व अर्थात कार्य सौंपा जाता है तो उसके साथ साथ उसे अधिकार भी सौंपना चाहिए, क्योंकि अधिकार के अभाव में जब तक उसे अधिकार नहीं सौंपा जाएगा कर्मचारी को कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुशासन की। हेनरी फेयोल कहता है कि किसी भी कंपनी या संस्था के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए अनुशासन का होना आवश्यक होता है। यहाँ पे अनुशासन का मीन्स क्या है कि किसी भी कंपनी या संस्था के जो नियम होते हैं उनका पालन करवाना। और उसका पालन कैसे करवाया जा सकता है? जब स्वयं एक प्रबंधक अनुशासित होकर स्वयं अपने अंदर अनुशासन की भावना उत्पन्न करके वो कर्मचारियों में अनुशासन की भावना उत्पन्न कर सकता है। अगर वो स्वयं अनुशासित नहीं है तो वो कर्मचारियों में अनुशासन की भावना का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी कंपनी या संस्था के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए अनुशासन का होना आवश्यक होता है। उसके बाद बात करते हैं हम आदेश की एकता। इसको ध्यान से समझना, ये लगभग इन दोनों में से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इन दोनों सिद्धांतों में से बहुत ही मोस्ट है ये दोनों, ध्यान से समझना। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या होता है? ये कहता है कि किसी भी कंपनी या संस्था में एक समय पर एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होना चाहिए। अगर उसे एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होगा तो वो किसी के भी आदेश की पालना नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा कि समय भी ज़्यादा लगेगा और कंपनी अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएगी। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, मान लीजिए ये ए कर्मचारी है और इससे सीनियर मान लीजिए ये बी और डी, ये दो कर्मचारी हैं इससे सीनियर। बी ने ए को बोला कि भाई ये फाइल लेके जाओ ऑफिस में और वहां से आपको साइन करवा के लेके आना है। ए व्यक्ति बी व्यक्ति की आज्ञा का पालन करता है। वो जैसे ही साइन करवाने के लिए आगे जाता है उसको डी कर्मचारी मिल जाता है जो उससे सीनियर होता है। वो उसको वहां पे बुलाता है और बोलता है कि भाई आप ये फाइल लेके जाओ और उस डिपार्टमेंट से साइन करवा के लाओ। दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। मतलब ये जो दोनों सीनियर व्यक्ति होते हैं इस ए व्यक्ति को अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजते हैं। यहाँ पे समझने की बात ये है कि ए व्यक्ति अकेला है और इसको आदेश देने वाले कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे समय भी अधिक लगेगा और कंपनी अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी या संस्था में एक समय पर एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम निर्देश की एकता सिद्धांत की। यह सिद्धांत कहता है कि एक समान उद्देश्यों वाली ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य समान है, चाहे वो जितनी भी क्रियाएं हों, एक उद्देश्यों वाली सभी क्रियाओं पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। हेनरी फेयोल कहता है कि ऐसी संपूर्ण क्रियाएं जिनका एक ही उद्देश्य हो उन क्रियाओं पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात उन क्रियाओं का प्रबंध करने वाला अर्थात उन पर नियंत्रण रखने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही मोस्ट हैं, इनको अच्छे से समझना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। यहाँ पे बच्चों व्यक्तिगत हित का मीन्स है अपना स्वयं का हित और सामान्य हित का मीन्स है कंपनी का हित। हेनरी फेयोल कहता है कि यदि व्यक्तिगत हित और सामान्य हित को यदि साथ साथ लिया जाए तो इसमें सामान्य हित को अधिक महत्व दिया जाता है। एक बात बताइए बच्चों, मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हम उस कंपनी में काम करते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य से हमें स्वयं को तो लाभ हो रहा है लेकिन कंपनी को उससे हानि होती है। आप कौन सा कार्य करेंगे? आप कंपनी के हित में कार्य करेंगे या स्वयं के हित में कार्य करेंगे? भाई कंपनी के हित में कार्य करेंगे, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए तो हम पूरी कंपनी को लॉस में नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हेनरी फेयोल कहता है
कि व्यक्तिगत हित और सामान्य हित को यदि साथ साथ लिया जाए तो इसमें सामान्य हित अर्थात कंपनी के हित को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। हेनरी फेयोल कहता है कि किसी भी कंपनी या संस्था में यदि कंपनी अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उचित होना चाहिए, अर्थात जिस कर्मचारी से जैसा कार्य करवाया जा रहा है उस कार्य के अकॉर्डिंग ही उसे पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। अगर कर्मचारी को उसके कार्य के अकॉर्डिंग पारिश्रमिक दिया जाएगा तो वो अपनी पूरी लगन और मेहनत से कार्य करेगा, जिससे कंपनी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगी। लेकिन यदि इसके विपरीत उसको पारिश्रमिक सही नहीं दिया जाता है तो वो अपनी पूरी लगन और मेहनत से कार्य नहीं करेगा, इससे कंपनी को लॉस होगा। तो आपने बच्चों आज ये पढ़ा, हेनरी फेयोल के हमने 7 सिद्धांत पढ़े हैं। इसके बाद जो बचे हुए 7 सिद्धांत हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा है कि आपको ये सभी सिद्धांत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए या मेरे से पर्सनल संपर्क कीजिए। थैंक यू।